हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में कुछ खास सीखने वाले हैं। तो अगर आप कोई टीचर हैं, बीएड के स्टूडेंट हैं, या फिर सीटेड या बीटेड या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें अपने प्रेजेंटेशन को दिखाना पड़ता है। किसी भी एक विषय, किसी भी एक टॉपिक जो हमें दिया जाता है, उसको भी पूरी प्रिपरेशन को पीपीटी में बनाकर उसे हमें दिखाना पड़ता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पीपीटी कैसे बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने बनाया हुआ है, यह हितकारिणी प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय। तो क्या है कि सबसे पहले जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, जिस भी विद्यालय महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ के लिए आपको अपना पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना है, सबसे पहले वहाँ पर आपको उसका नाम लिखना होता है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, जो कि मैंने यहाँ भी लिखा हो अपना CC4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, सेकेंड पार्ट है ये, सेशन लिखना होता है। उसके बाद नीचे सबमिटेड टू में आपको अपने अध्यापक, अपने टीचर, अपने शिक्षक का नाम लिखना आता है। और फिर इधर है सबमिटेड बाय में आपको अपना नाम, अपने आपके सेमेस्टर में है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो ये है कुल मिलाकर पहला पेज हमारे प्रेजेंटेशन का, हमारे पीपीटी का। अब दूसरे पेज पर क्या होता है कि आप जिस भी विषय को लेकर बात कर रहे हैं, जिस भी विषय को लेकर आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उससे जुड़े हुए किसी भी चित्र को आप अपनी सेकंड स्लाइड में लगा सकते हैं। आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो आपका पीपीटी प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही प्रभावकारी बनता है। अब जो कि मेरा जो टॉपिक है, जो कि मेरा विषय है नोटबंदी, तो मैंने उसी को डिस्क्राइब करने के लिए, उसी को अपने प्रेजेंटेशन को बहुत अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दो नोट बनाए हैं। 500 के और 1000 रुपये के यहाँ पर नोट लगा, जिस पर अपने को बैंड करा हुए दो नोट हैं। अब ये तो बात हुई हमारे बाहरी स्लाइड्स की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एक रूपरेखा बनानी होती है। रूपरेखा यानी कि हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी विषय हैं, है ना, जो यानी कि हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर जो भी हमने अपना विषय लिया हुआ है, उस विषय के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर आप जो भी बताना चाहते हैं, जिस जिस विषय पर, जिस जिस टॉपिक पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं, जिस जिस विषय के टॉपिक पर आपको अपनी बात रखनी है, उन सभी की यहाँ पर एक रूपरेखा बनाई जाती है। जिसमें कि यहाँ पे हमने लिखा रूपरेखा, प्रस्तावना तो चाहे विषय कोई भी हर जगह पर आपको लिखनी होती है। फिर उद्देश्य कि आपने ये जो प्रेजेंटेशन बनाया है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया है आपने। आपको कोई ना कोई एम तो होगा। हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, एम होता है, तो वही उद्देश्य आपको लिखना है। फिर मेरा विषय है नोटबंदी, तो आपने जो विषय लिया हुआ है या फिर आपको जो विषय दिया गया है, आपको उसका मतलब बताना, उसका अर्थ बताना है, फिर उसका महत्व बताना होता है, फिर उसके अपने विषय के हिसाब से कि वो अगर उसके होने के कारण है या ना होने का, या फिर वो क्यों है, तो उसके जो भी उससे रिलेटेड से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे कि मैंने लिखा अपने विषय से जुड़े हुए कि नोटबंदी होने के कारण, नोटबंदी कब कब हुई, नोटबंदी करने के पीछे सरकार के उद्देश्य, नोटबंदी के कारण जनता को हुई परेशानियां, नोटबंदी के कारण जनता को हुए लाभ, शैक्षिक महत्व, निष्कर्ष, और फिर अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है कि जो आप प्रेजेंटेशन देने वाले, उसके अंदर आपने क्या क्या लिया हुआ है, उस विषय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर आपको एक छोटा सा रूपरेखा बनाकर डालनी होती है। और उस अपने विषय से जुड़े अगर यदि आपके पास कोई पिक्चर है, कोई चित्र, तो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। इससे क्या कि जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो प्रभावकारी नजर आती है। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना की। जो भी आपका विषय है उससे जुड़ी हुई जो प्रस्तावना है आपको यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे कि मैंने लिखा कि नोटबंदी सरकार द्वारा किया गया ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से देश में हो रही आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए जनता का पैसा बाहर निकलवाना या छिपे हुए काले धन को बाहर निकलवाना, जिससे देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। जो मेरा विषय नोटबंदी है ना, उसकी प्रस्तावना क्या है कि जो लोगों ने बेईमानी से पैसा जमा करके रखा हो, तो नोटबंदी क्यों की गई, ताकि जो लोगों ने पैसा बेईमानी कर जमा करके उस पैसे को बाहर निकलवा जाए। क्योंकि जो पैसा है वो जनता का है, किसी मेरा पर्सनल नहीं, ना ही किसी आपका पर्सनल, किसी व्यक्ति का पर्सनल नहीं है। तो जो लोगों ने पैसा बेईमानी के रूप में, काले धन के रूप में छुपा के अपने घरों में दबा के रखा हो, उस पैसे को बाहर निकलवाया जाए, ताकि जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति जो हिल रही वो बिल्कुल मजबूत हो सके। नोटबंदी के माध्यम से यह प्रयास किया गया है कि जिससे लोगों के बीच फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके, नोटबंदी की सही जानकारी दूसरों तक पहुंचाई जा सके।
अब है मेरा उद्देश्य। आपको भी अपने विषय का, अपने टॉपिक का उद्देश्य सीखना है कि आपने जिस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर जो विषय आपने चुना है उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर क्या है कि नोटबंदी विषय पर लिखने का उद्देश्य यह है कि नोटबंदी को लेकर जन साधारण के मन में जो भ्रांति है उन्हें दूर किया जा सके। नोटबंदी को लेकर लोगों के मन में अलग अलग बातें, लोग सोचते नहीं तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सरकार हमारे साथ बुरा कर रही है, पता नहीं क्यों कर रही है। तो नोटबंदी को लेकर जो भी हमारी सोच है, जो हमारी गलत सोच है, उस सोच को दूर किया जा सके। अब आपने जो विषय लिया है ना, अपने विषय को एक सही रूपरेखा देने के लिए हम क्या करते हैं, उस विषय से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करते हैं, ताकि जो हमारा विषय है उससे हम अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसमें जो सही चीजें हैं, जो सही तथ्य है, उसको सामने रख सके प्रश्नों के माध्यम से। तो मैंने भी यहाँ पे कुछ प्रश्न बनाए हैं। यह है प्रश्न जिसमें कि पहला है, नोटबंदी से क्या अभिप्राय, कि नोटबंदी क्या है, हकीकत में नोटबंदी है क्या, उसका मीनिंग क्या है, लोगों को ये पता तो होना चाहिए। फिर नोटबंदी होने के क्या कारण है, यह कब कब हुई, संक्षेप में कि नोटबंदी जो होती है या फिर हुई है, क्यों हुई है, और अगर आज हुई तो इससे पहले भी कभी हुई है क्या। तो इस बात को हमने संक्षेप में बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। नोटबंदी करने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य थे। हर चीज का कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई उद्देश्य होता ही। अगर हम भी कोई काम करें तो हमारा भी कोई उद्देश्य, आज मैं आपको बता रही हूँ तो मेरा भी उद्देश्य कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बिल्कुल सही रूपरेखा में आप दूसरों के सामने रख सके, ताकि आपका जो अंक है, जो आपको अंक मिलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के बाद अपने एग्जाम में, अपने पूरी की पूरी पढ़ाई में, तो वो जो सही अंकों का आप भागीदार, आपको सही अंक की प्राप्ति हो सके। तो बिल्कुल वैसे तो नोटबंदी जो हमारी सरकार ने की, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य था, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा जो कि नोटबंदी की गई। अगर बिना कोई उद्देश्य ही नहीं था तो फिर नोटबंदी करने का कोई मतलब भी नहीं होता। नोटबंदी के कारण साधारण जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब भी हम कोई कार्य करते हैं ना, या फिर कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, तो जायज़ सी बात है कि किसी एक काम के पीछे सभी को फायदा नहीं होता, कुछ ऐसा भी होता है जहां पर कुछ लोगों को मुसीबतों, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। नोटबंदी के कारण साधारण जनता को जो लाभ हुए उनका वर्णन सविस्तार। कि नोटबंदी हो गई, लोगों को परेशानी होगी, तो जो परेशानियां जहां होती है वहां पे कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ लाभ भी होता है। तो कौन सा फायदे हुए नोटबंदी के कारण, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं नोटबंदी का अर्थ। आपको भी अपने विषय का अर्थ यहाँ पर आपको बताना होता है। जैसे कि मेरे विषय नोटबंदी का अर्थ क्या है। नोटबंदी का अर्थ है किसी भी देश में सरकार द्वारा बड़े मूल्यों के नोट को बंद करना या उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाना, जिससे वह किसी भी काम के नहीं रहते या उनका प्रयोग दैनिक व्यवहार में नहीं हो सकता। नोटबंदी का अर्थ क्या है कि जो हमारे नोट है बड़े मूल्य, यानी कि जो बड़े बड़े नोट है, 1000, 500, जो ऐसे बड़े बड़े नोट है, 10-20 रुपए के नहीं, जो बड़े नोट है 1000 रुपए के, 500 रुपए के, तो जो बड़े बड़े नोट है उन नोटों को बंद कर दिया जाना। तो जब हम नोटों को बंद कर देते हैं ना, हमने कहते भाई ये नोट जो आज से लागू नहीं है, इसकी तो वैधता जो समाप्त हो जाती है, यानी कि वो नोट जो है किसी भी काम में नहीं आते। हम उनसे अपने जो डेली रूटीन है, हमारा जो पैसों का लेन देन है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका प्रयोग अब नहीं चलता। नोटबंदी को विमुद्रीकरण भी कहा जाता है। जो नोटबंदी, जो नोटों को बंद करने की प्रक्रिया, उसको विमुद्रीकरण के नाम से भी जानते हैं। दूसरे और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब पुराने नोटों और सिक्कों को बंद करके नए नोट और सिक्के चलाए जाते हैं तो वह नोटबंदी या विमुद्रीकरण कहलाते हैं। इसे हम आसान, बिल्कुल आसान से शब्दों में समझे तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो नोट है, जो पुराने नोट जिनका प्रयोग कर रहे हैं, सिक्के हैं ना, तो जब उन नोटों को, उन सिक्कों को बंद कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए नोट और नए सिक्के लागू कर दिए जाते हैं, यानी कि जो लेन देन आपका पैसों का जो कारोबार है वो नए नोट और नए सिक्कों से चलना शुरू हो जाता है, तो उसे हम नोटबंदी या फिर विमुद्रीकरण के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि नोटबंदी का महत्व। नोटबंदी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण करने के बाद उस मुद्रा की कुछ कीमत नहीं रह जाती। इस मुद्रा से अब किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं की जाती। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समय सीमा तय कर दी जाती है। नोटबंदी का महत्व। नोटबंदी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नोटबंदी या विमुद्रीकरण करने के बाद उस मुद्रा की कुछ कीमत नहीं रह जाती। इस
मुद्रा से अब किसी भी तरह की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा बंद किए गए नोटों को बैंकों में बदलकर उनकी जगह नए नोट लेने के लिए समय सीमा तय कर दी जाती है। इस दौरान जो लोग अपने नोट बैंकों में जाकर नहीं बदलते या जमा नहीं करते, उनके नोट मात्र कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाते हैं। नोट बदलने की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद बदली गई मुद्रा की कोई कीमत नहीं होती, वह केवल बच्चों के खेल का साधन मात्र रह जाते हैं। नोटबंदी का मतलब क्या है कि जब हमने नोटबंदी कर दी, नोटों को हमने भाई लागू कर दिया कि आज से नोट नहीं चले। हमारी सरकार ने जब कह दिया कि भाई आज रात के 12 बजे से या फिर कल से नोटों का जो है विमुद्रीकरण कर दिया गया, यानी कि जो नोट है उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो जब नोटों की कोई भी कीमत नहीं रह जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, उन नोटों से और सिक्कों से हम कोई भी लेन देन, कोई भी खरीद बिक्री नहीं कर सकते, क्योंकि जब नोट की कीमत ही नहीं है तो उससे हम कैसे सामान खरीद सकते हैं, कैसे हम किसी को दे सकते हैं। तो नोट बंद करने के बाद कोई समय सीमा तय की जाती है, 2 महीने, 3 महीने, 10 दिन, 20 दिन, कि उतने उस समय अंतराल के बीच जो आम साधारण जनता है वो अपने पुराने रुपयों के, पुराने जो नोट है उसको बैंकों में जाकर जमा कर दे और वहां से उनके बदले में नए नोट लेकर अपना काम जो है तरीके से चला सके। लेकिन ऐसा भी नहीं कि जो समय सीमा हमेशा करते रहे, जब जिसका मन करे 2 महीने, 4 महीने, साल भर के बाद लोग जाएं जी नोट बदलने के लिए, तो संभव नहीं। इससे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था वो बिगड़ जाती है। तो इसीलिए हर चीज की समय सीमा होती है कि इस समय सीमा अंतराल के अंदर ही आपको अपने नोटों को बदलना है या फिर जो आपके पास नोट है उनको जाकर बैंक में जमा करना है। लेकिन अगर हमारा जो टाइमिंग है वो समाप्त हो जाता है और हम नोट अपने बदलने के लिए या फिर बैंक में जमा करने के लिए नहीं जाते, तो नोटों का हम क्या करेंगे? उन नोटों का सिर्फ 2 ही काम है। एक, सर्दियों में उसको जला के अपने हाथ आप लीजिए, या फिर जो आपके घरों में बच्चे हैं आस पड़ोस में उनको दे दीजिए वे खेलने के लिए, क्योंकि इस नोटों का जो बदल दिए गए, जिनकी नोटबंदी कर दी गई है, समय सीमा के बाद इन नोटों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। वो सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिससे बच्चे खेलते हैं। तो क्या कि जो समय सीमा होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, उसके उस समय सीमा के अंदर ही हमें भी नोटों को जाकर बैंक में बदल देना चाहिए या फिर बैंक में जाकर उनको जमा कर देना चाहिए। अब हम बात करते हैं नोटबंदी होने के कारण, कि नोटबंदी जो हुई वो क्यों हुई। भाई नोटबंदी की गई, नोटों को बंदीकरण हो, विमुद्रीकरण हो, तो क्यों हुआ? कुछ ना कुछ तो खास कारण होगा ही। 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के संबोधन में अप्रत्याशित रूप से उच्च मूल्य वर्ग के 500 एवं 1000 के करेंसी नोट को प्रचलन से बाहर करते हुए उनके लीगल टेंडर अर्थात वैध मुद्रा नहीं होने की घोषणा की। कि 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे, जो कि लोगों के लिए एक सदमा सा था, अचानक से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा कर दी नोट बदलने की, नोट जो है उन्होंने नोटबंदी की जो घोषणा की, लोग सदमा से लगे, अरे ये क्या हो गया, अचानक से नोटबंदी कर दी गई, लोग एकदम परेशान हो गए। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भाई रात के 12 बजे से जो 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट है उनका प्रचलन बंद हो जाएगा। अब उन नोटों की 12 बजे के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब तक है? सिर्फ 12 बजे तक, पहले तक ना। जैसे ही 12 बज जाते हैं रात के, उन नोटों की जो वैल्यू वो खत्म हो जाएगी, सिर्फ जीरो पर आकर रुक जाएगी। तो इस घोषणा के पीछे अनेक कारण थे जिसको अब हम यहाँ जानते हैं। नोटबंदी के अनेक कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, किसी भी देश को नोटबंदी की आवश्यकता तब पड़ती है जब देश में काला धन की जमाखोरी और जाली नोटों के कारोबार में अधिकता होने लगती है। ऐसे में लोग टैक्स की चोरी करने के लिए नगद लेन देन ज्यादा करते हैं। हमें नोटों का विमुद्रीकरण, नोटों की नोटबंदी करने की आवश्यकता किसी भी देश को, किसी भी सरकार को कब पड़ती है? जब हमारे देश के अंदर जो काला धन है, यानी जो बेईमानी का पैसा है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लोग अपने टैक्स को बचाने के लिए पैसों को छुपा के अलग रख देते कि हमारे पास कोई पैसा ही नहीं तो हम टैक्स से बात कर देंगे, है ना। तो क्या होता है कि जब काला धन बहुत ज्यादा बढ़ गया, लोगों ने बेईमानी के कारण बहुत ज्यादा नोट अपने पास दबा के छुपा के रखा हुआ है, तो नोटों को बाहर निकालने के लिए, उस काले धन को बाहर निकालने के नोटबंदी की आवश्यकता पड़ती है। काला धन, नकली नोट, महंगाई और आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए नोटबंदी का उपयोग किया जाता है। तो जो बेईमानी वाला धन है वो, उसके साथ साथ जो नकली नोट, लोग क्या करते हैं, असली जो नोट उसको दबा के रख लेते हैं और उसके बदले बाजार में जो नकली नोट होते हैं उनको उतार देते हैं। इससे क्या होता है, जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और ये ऐसी स्थिति को पर जो है कंट्रोल करने के लिए, काबू पाने के लिए नोटबंदी की जाती है। अब तीसरा कारण है
2016 में नोटबंदी से पहले तक जाली नोटों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि बैंक और एटीएम से भी नकली नोट निकलने के समाचार मिल रहे थे। जांच से पता चला कि यह नकली नोट बिल्कुल असली नोट के जैसे लगते थे। हर साल 400 से 500 करोड़ के जाली नोट बढ़ते गए। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली होती जा रही थी। जो हर साल ऐसा होने लगा कि जब 2016 में नोटबंदी हुई तो उससे पहले की स्थिति क्या थी कि जो बैंक है, जो एटीएम है, यानी कि बैंक जहाँ से हम पैसे निकाल लेन देन होता है, वहां से भी जो हमें नोट दिए जाते थे निकालने पर, वो भी नकली नोट मिलते थे। हमने अगर एटीएम से पैसे निकाले तो उसमें भी हमारे हाथ में नोट आते थे, वो नकली नोट ही हुआ करते थे। यानी कि जो असली नोट थे वो बिल्कुल बाजार से, मार्केट से कम छुप गए थे, गायब हो गए थे, और उसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ नकली नोट ही हमें देखने को मिल रहे थे। 400 से 500 करोड़ यानी कि बहुत अधिक मात्रा में जो नकली नोट थे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आ चुके थे। और जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल खोखली होती जाती, क्योंकि भाई असली पैसा तो था ही नहीं, सिर्फ क्या था, नकली नोट था। और जब हाथ में नकली नोट होंगे तो हम उनके बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। काला धन, जाली नोटों के अलावा काला धन बहुत बड़ी समस्या है। काले धन का अर्थ है घोटाले, चोरी, स्मगलिंग या अन्य किसी भी तरह की हेराफेरी से जुटाया गया धन। इस धन का बहुत बड़ा हिस्सा जनता के काम में आना चाहिए, किंतु यह जमाखोरों के काम में लग गया। काला धन सरकार की आय में भी रुकावट पैदा करता है। जो काला धन है, जो लोग बेईमानी से छुपा के रखते हैं ना, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। क्यों? क्योंकि जो लोग करते हैं कि काला धन कहाँ से आता है, जब काला है तो जाहिर सी बात है किसी काले काम से, यानी कि किसी गलत काम से ही आएगा। तो घोटाले से, चोरी से, स्मगलिंग से, या फिर किसी भी तरह की बेईमानी से जो हम धन जुटाने, जिसमें कि मेहनत नहीं करते हैं ना, परिश्रम नहीं करते, जिसमें ईमानदारी ना, तो ऐसा धन जो चोरी से, घोटाले से, मारपीट से, किसी भी तरीके से कमाया जाता है, वो धन होता है काला धन। और अगर लोग ऐसे कामों करके पैसे कमाते हैं तो ये गलत है। तो इसका रीजन क्या था नोटबंदी का? जो काला धन लोगों ने जमा करके रखा हुआ उसको बाहर निकालना, क्योंकि इस काले धन के कारण जो हमारी सरकार है, जो हमारा देश है, इसकी आय में भी रुकावटें आने लगी थी। नकली नोटों के कारण रुपए की साख गिर रही थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हो रहा था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 86% नोट 500 और 1000 रुपए के हैं और अनेक बेईमान लोग इनके सहारे ही कालाबाजारी कर रहे थे। इसके कारण यह नोट आम चलन में बहुत कम संख्या में थे। जो असली नोट थे वो तो बाजार से बिल्कुल ही गायब हो गए, देखने को भी नहीं मिलते थे, और जो नकली नोट थे वो हर तरफ फैल गए थे। तो जो रुपए की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही नीचे गिर गई। अब क्या हुआ, जो हमारा जो देश है, उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर बहुत अधिक मात्रा में 500 और 1000 रुपए के नोट थे। मतलब 100, 50, 10, 20 के जो नोट है वो कम है, लेकिन 500 और 1000 रुपए के ज्यादा नोट थे। लगभग 86% नोट 500 और 1000 रुपए के थे। और जो बेईमानी का जो पैसे, जो काला बाजारी होती, वो इन्हीं दोनों नोटों पर हो रही थी। तो इस कारण भी नोटबंदी की गई। अब है कि नोटबंदी कब कब हुई? 8 नवंबर 2016 से पहले 2 बार नोटबंदी हो चुकी है। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में और दूसरी बार 1978 में भी नोटबंदी की गई। पहली बार की 1946 की नोटबंदी में 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया। जो 2016 8 नवंबर को नोटबंदी से पहले 2 बार और भी हो चुकी है, एक बार 1946 में और दूसरी 1978 में। तो जब सबसे पहली बार 1946 में नोटबंदी की गई तो उस वक्त क्या था, 500 रुपए के, 1000 के और 10,000 के नोट जो है बहुत ज्यादा थे। तो इन्हीं तीनों नोटों को बंद कर दिया गया, 500 का, 1000 का और 10,000, तीनों ही नोटों को बंद कर दिया गया। अब 1970 के दशक में भी जांच कमेटी ने नोटबंदी का सुझाव दिया, किंतु सुझाव सार्वजनिक होने के कारण नोटबंदी ना हो सकी। 1970 में भी क्या हुआ, जो जांच कमेटी थी उसने सुझाव दिया कि अगर हम नोटबंदी कर देते हैं तो ये जो बेईमानी वाला धन है, जो छुपा हुआ, जो असली नोट जो गायब हो चुके हैं, वो वापस आए। लेकिन क्या है कि नोटबंदी की जो बात थी वो लीक हो गई, यानी कहीं ना कहीं से नोटबंदी की जो बात थी वो आम जनता तक फैल गई और इसी कारण जो नोटबंदी नहीं की गई। 1978 जनवरी में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने कानून बनाकर 5,000 और 10,000 के नोट बंद कर दिए। अब 1978 में जनवरी में जो मोरारजी देसाई जी की पार्टी थी, जनता पार्टी, उन्होंने क्या किया, एक कानून बना, उस कानून के तहत 5,000 और 10,000 के नोट जो थे उसको बंद कर दिए। 2005 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने 500 के 2005 से पहले के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया। 2005 में जो मनमोहन सिंह जी थे उन्होंने क्या किया, जो 2005 से पहले के बने हुए नोट थे 500 रुपए के,
जो 2005 से पहले के बने हुए नोटों सारे नोटों को बंद कर दिया गया। यानी कि 500 के नोट जो 2005 के बनते वही चलते, 2005 के जो पुराने नोट उन सभी को बंद कर दिया गया। अब है नोटबंदी करने के पीछे सरकार के उद्देश्य। नोटबंदी करने के पीछे सरकार के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं। पहला है काले धन को समाप्त करना। सरकार की माने तो काले धन को समाप्त करना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य था। वास्तव में काला धन वह धन है जो कर अधिकारी छुपाई जाती है, कि काले धन को समाप्त कर, लोगों ने जो बेईमानी से अपना धन जमा करके रखा, उससे पहले क्या था सरकार का उद्देश्य कि उस धन को समाप्त कर देना। क्योंकि जो काला धन है वो लोग क्यों करते हैं, काला धन वो लोग इसलिए करते हैं ताकि जो उन्हें इनकम टैक्स देना पड़ता है ना, अपनी कमाई के जो टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि वही टैक्स तो हमारी सरकार की कमाई है, उसी कमाई से सरकार हमारी आम जनता है, हम लोगों का देखभाल, हमारे अनेक योजनाएं बनाती है। तो जब सरकार की आमदनी ही नहीं होगी तो सरकार कहाँ से कुछ करेगी। तो ऐसे लोग जो लोग काले धन को बयानी के पैसों को दबा के रखे हुए थे, उन लोगों की पकड़ से काले धन को बाहर निकालना, उस धन को समाप्त कर देना सबसे बड़ा उद्देश्य था हमारी सरकार का। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना। नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करना नोटबंदी करने का दूसरा मुख्य लक्ष्य था। किंतु नोटबंदी जैसे कठोर कदम उठाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था में नकली नोटों का प्रसार हो रहा था। दूसरा कारण था नोटबंदी करने के पीछे जो उद्देश्य था वो था कि नकली नोट जो इतनी ज्यादा संख्या मार्केट में आ चुके थे, पूरे अर्थव्यवस्था में बाजार में फैल चुके थे, उन नोटों को समाप्त कर देना। भाई जब नोटबंदी हो गई तो नकली नोट अगर बाजार में है तो किसी भी काम के नहीं है, तो क्या है जो नकली नोट थे उनकी कोई वैल्यू नहीं बच जाती। ये भी एक उद्देश्य था हमारी सरकार का। कैशलेस अर्थव्यवस्था का निर्माण करना। सरकार द्वारा नोटबंदी को दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के एक उपाय के रूप में प्रस्तुत किया गया। नोटबंदी लागू किए जाने के बाद अर्थव्यवस्था में प्रचलित नोटों की संख्या और मात्रा में वृद्धि हुई। हालांकि लोगों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ डिजिटल लेन में भी बढ़ोतरी की गई। एक कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, कि एक ऐसा लेन देन का प्रोसीजर बनाना, एक ऐसा जो उपाय करना कि लोग लेन देन तो करें, अपना सामान खरीदे बेचे, लेकिन कैशलेस यानी कि बिना नोटों के जो डिजिटल लेन देन होता है उसका निर्माण करना। अब है वे नोटबंदी हो गई, सरकार के उद्देश्य भी हो गए सरकार ने, क्योंकि लेकिन नोटबंदी के बाद जो हमारी आम जनता है यानी कि जो हम लोग कितनी परेशानियां हुई उसका यहाँ पर वर्णन है। नोटबंदी के कारण जन साधारण को हुई परेशानियां। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 500 और 1000 के नोट बंद करने की घोषणा के बाद जन साधारण को अनेक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे ही भी घोषणा होगी कि 500 1000 के नोट जो बंद कर दिए गए, तो बहुत सारी समस्याएं थी जिन समस्याओं ने जनता को घेर लिया, जिसमें कि पहला था 2000 का नोट। सरकार ने पुराने नोट बंद करने के बाद 2000 के नए नोट लाने की घोषणा की थी, जो नोटबंदी के फैसले के साथ ही बाजार में आ तो गए, लेकिन इसे लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसे जल्दी कोई दुकानदार लेना नहीं चाह रहा था। भाई गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने फिक्स कर दिया कि अब आज से जो है पुराने नोट नहीं चलेंगे, 500 रुपये के 1000 का, उसके बदले 2000 रुपये के नोट आ जाएंगे। तो ये सरकार ने घोषणा की, सुबह से जो बाजार में बैंकों में 2000 के नोट तो आ गए, लोगों ने 2000 के नोटों को जो है बदल भी लिया अपने पैसों के बदले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अगर आपको 1000 10 रुपये 20 रुपये 50 150 का 500 का सामान लेने जाना है, कुछ लेन देन करना है, तो अब 2000 का नोट लेके जाते हैं बाजार। तो इतना बड़ा नोट कोई भी दुकानदार लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसके बदले में जो पैसे दुकानदार को देते उसके पास वो चेंज पैसे, खुले पैसे थे ही नहीं। तो लोगों के सामने समस्या क्या है कि लोगों ने नोटबंदी हो गई, नोट बदल दी, लेकिन जो 1000 रुपये का नोट था लोग उसको लेकर अपना जो दैनिक कार्यक्रम था उसे नहीं कर पाते। कोई भी 2000 का नोट लेना नहीं चाह रहा था। 500 और 1000 के नोट बाजार में पर्याप्त नहीं थे, इसलिए इसकी छुट्टी पैसे लेने में भी लोगों को अच्छी खासी तकलीफ हो रही थी। वही बात है कि जितना बड़ा नोट तो ले लिया, लेकिन फिर बदले में जो चेंज पैसे चाहिए वो कहाँ से आएंगे। एटीएम के बाहर लंबी कतार। नोटों की समस्या के बाद लोगों के सामने जो प्रमुख समस्या आई वह एटीएम के बाहर लगी लंबी कतार थी। 1-2 घंटे लाइन में खड़े बिना पैसे निकालने के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। इसके अलावा कैश पर्याप्त मात्रा में ना होने से ज्यादातर एटीएम खाली डिब्बे बन गए थे। अब क्या हुआ, नोटबंदी हो गई, बैंकों से पैसे भी निकाले, लेकिन नोटों की समस्या भी आ गई। अब उससे बड़ी समस्या ये थी कि एटीएम जो था जहाँ से लोग पैसे निकालते थे उसके बाहर बहुत लंबी लंबी लाइन थी, 1 घंटे 2 घंटे, अब कई घंटे लाइन में खड़े रहते थे, तब जाके आपका नंबर आता था ताकि आप एटीएम के अंदर घुस के अपने पैसे जो है उसमें से निकाल सकें। लेकिन 1-2 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जैसे ही आपका नंबर आया और आपको पता चला कि एटीएम पैसे भी नहीं है, ये डिब्बा जो दिख रहा है एटीएम वाला वो बिल्कुल एक खाली डिब्बे के जैसा है जो किसी काम का नहीं है, तो सोचिए उन हालातों में लोगों के ऊपर
कैसा उनको लगता, कैसा परेशान हो जाते हैं, गुस्से से एकदम पागल से हो जाते होंगे कि हम 2 घंटे से लाइन में लगे और जब हमारा नंबर आने वाला है तो एटीएम में पैसा ही नहीं है। तो लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। पैसे जमा करने की लाइन। बैंकों में पुराने नोट के रूप में कैश जमा करने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही थी। अब एटीएम के बाद लंबी लंबी लाइन तो पैसे निकालने के लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो पुराने नोट है उसको भी तो बैंक में जमा करना था भाई। और उन नोटों को जमा करने के लिए भी लंबी लाइनों का सामना लोगों को करना पड़ता, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था जिसे पैसे जमा करने, सभी को पैसे जमा करने थे। तो सभी बैंक में चले गए और लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं पैसे जमा करके नोट बदलने के लिए। पैसा निकालने की मुसीबत। पैसे निकालने के लिए भी एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब पैसे जहां पर आपको जमा करने के लिए बैंक में गए, वहां पे कैसे जमा हो रहा है? अब ऐसे नहीं कि आपने जमा करके दूसरा नोट ले लिया, वो भी नहीं था। पैसे निकालने के लिए भी आपको लंबी दूसरी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। तो वो जो लाइन थी पैसे निकालने की, वो भी बहुत लंबी लंबी लाइनें थी, बहुत समय बर्बाद हो रहा था। तो ये भी बहुत बड़ी परेशानी हुई जनता को। नोटबंदी का बंद होना। 4,500 तक के नोट बदलने का फैसला भी वापस ले लिया गया था। अब लोगों को पैसे बैंक में जमा करने पड़ते, जहां राय भर की भी जगह नहीं थी। अब क्या वो जो समय सीमा निर्धारित की गई थी पैसे बदलने की, वो सब जो उसका समय थे वो समाप्त होते ही नोट बदली का समय था वो बंद कर दिया गया। अब लोगों ने पैसे तो जमा किए, लेकिन इतनी भीड़ के होने के बावजूद, लगातार पैसे जमा होने के बावजूद बहुत से लोग ऐसे थे जिनको बैंक में जाकर अपने पैसे जमा करने थे। और बैंक में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि अगर वहाँ पे राई यानी सरसों के छोटा दाना भी रखे तो उसके लिए भी जगह नहीं थी। यानी कि वहाँ पर ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी। हम बात करते हैं कि हमें इतनी परेशानी हुई नोटबंदी से, लेकिन कुछ फायदे भी तो हुए। कौन से फायदे हुए? वो नोटबंदी से साधारण जनता को हुए फायदे। नोटबंदी से जहां आम जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर अनेक लाभ भी हुए, जिसमें कि सबसे पहला है सस्ता लोन। नोटबंदी के कारण सभी कर्ज पर ब्याज की दरें काफी कम हो गई। मकान ऋण पर भी सरकार द्वारा भारी सब्सिडी अलग से दी जा रही है। बैंकों के पास कैश का प्रचुर भंडार हो गया, जिससे उन्हें लोन बांटने और ब्याज दर सीमित रखने में काफी सहूलियत हो गई। अब क्या हुआ कि भाई जैसी नोटबंदी हुई तो लोगों ने अपने जो पुराने नोट थे फटाफट उसको लेगा बैंक में जमा कर दिया। अब बैंक के पास जो पैसा बहुत ज्यादा आ गया, जिससे कि है ना, तो जब ज्यादा पैसा हो गया तो लोगों को लोगों जो ऋण देने में, कर्ज देने के लिए उनकी जो है ना जो ब्याज की दर थी वो कम हो गई। लोगों को बैंकों से सस्ता लोन मिलने लगा, तो लोगों को जो बहुत आसानी हो गई। और उसके साथ साथ जो हमारी सरकार थी उसने जो लोग कर्ज लेते थे, जो ऋण लेते थे, उसके ऊपर भी सब्सिडी अलग से लोगों को देने लगी, ताकि लोगों का जो लोन लेने के जो परेशान होते हैं लोग के लोन लेंगे तो भाई बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, वो भी लोगों की जो समस्या थी वो कम हो गई और बैंक से उन्हें बहुत सस्ता लोन मिलने लगा। नगर निकाय और स्थानीय निकायों की आमदनी में भारी वृद्धि। नोटबंदी लागू होते ही आम जनता ने अपने सभी तरह के कर्ज देने में पुराने नोटों का उपयोग ज्यादा किया। वर्षों पुराने कर्ज, बिजली और पानी के बिल लोगों ने झटके में भर दिए। इससे स्थानीय निकायों को भारी आमदनी हुई, जिस कारण इनकी कर्ज वसूलने की लागत घटी और यह घाटे से उभर कर फायदे में आ गए। अब एक बहुत बड़ा फायदा हुआ हमारी आम जनता को, जिसे कि अगर किसी के ऊपर थोड़ा कर्ज है, लेन देन है ना, तो या फिर हमें जो पुराने बिल भरने 2 साल 4 साल के हम लोगों ने बिल नहीं भरते, बिजली के, पानी के, किसी को पैसा देकर लेन देन था। तो जैसे लोगों ने ये देखा कि भाई नोटबंदी हो गई और जो नोटबंदी बैंक वाले ले रहे हैं उसको बिजली पानी के जो बिल है वो जमा हो रहे हैं, तो लोगों ने क्या किया, अभी तक उन्होंने पैसे दबा के रखे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि भाई एक समय सीमा के बाद जो है ना ये जो नोट है किसी भी काम के नहीं रहेंगे, फटाफट लोगों ने जितना पैसा फटाफट सारा कर्जा उतार दिया, जितने बिजली के, पानी के जो भी पुराने लेन देन थे सारे खत्म कर दिए, जो कि इतने सालों से लटके हुए थे। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई लोगों ने अपने पुराने सारे कर्जे, बिल सब भर के खत्म कर दिया। कि इससे क्या फायदा हुआ कि लोगों जो पुराने नोट था वो जमा भी हो गए और उनके कर्ज भी खत्म हो गए, उनके बिल भी जमा हो गए और उन्हें बैंकों की लाइन में जाके खड़ा भी नहीं होना पड़ा। इससे एक फायदा क्या हुआ कि जो कर्ज लेने वाले थे उनको फायदा होगा, उनको आसानी से उनकी आमदनी हो गई। और इसके कारण जो कर्ज वसूलने की लागत थी, कर्ज जो लोग वसूले जाते थे कि आपने पैसा देना है, बैंकों ने पैसा जो लेने के लिए जाते थे वो भी समस्या खत्म हो गई और ये लोग इनके पास एक भारी आमदनी हो गई। सामाजिक सुरक्षा। नोटबंदी से फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को बड़ा फायदा हुआ। कई फैक्ट्री मालिकों ने 2 महीने की सैलरी दे दी। पूरे देश में लगभग 1 करोड़ से अधिक मजदूरों ने कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंजीकृत करवाया। सामाजिक सुधार में नोटबंदी को इस लिहाज से बड़ा कदम माना जाता है।
जब नोटबंदी हुई तो फैक्ट्री के मालिक थे, उनके पास तो भाई पैसा था, बहुत पैसा था, तो अब इतने सारे पैसों को बैंक में जाके जमा करके दूसरा पैसा लेना बहुत बड़ी समस्या थी। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने वर्कर्स थे, जो कर्मचारी थे, उनको जल्दी 2 महीने 3 महीने की सैलरी देनी शुरू कर दी, ताकि जो पैसा था उसको पैसा भी निकल जाए और लोगों की सैलरी भी दे दी जाए। तो फैक्ट्री के मालिकों ने क्या किया, अपने कर्मचारियों को पैसे 2 महीने 3 महीने की सैलरी दे दी। और इस सैलरी देने का जो इसमें जो दिया कर्मचारी को, उसमें क्या हुआ, लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा मजदूरों ने, है ना, जो LIC होती है, कर्मचारी भविष्य निधि होती है, इस तरह के बहुत से फंडों में अपना अपना पंजीकृत करवा, उन्होंने भी अपने भविष्य को लेकर कुछ पैसों को वहाँ पे जमा करवा दिया। और ये जो बहुत बड़ा कदम था हमारे सामाजिक सुधार में। मुद्रा का स्वदेशीकरण। मोदी सरकार का नोटबंदी का एक बड़ा उद्देश्य यह भी था कि भारत अब अपनी मुद्रा का पूर्ण स्वदेशीकरण करे। अभी तक नोट बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे स्याही, कागज और सुरक्षा धागा तक विदेशों से आता था। यहाँ तक कि नोटों में प्रयुक्त सुरक्षा मानक भी विदेशी है, जिसका लाभ उठाकर कई देश भारतीय मुद्रा छापकर भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर बना रहे हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि आने वाले 3 से 5 वर्षों में भारत की संपूर्ण मुद्रा स्वदेशी हो। अब क्या हुआ भाई, जो हमारा पैसा, हमारे देश का जो पैसा है, उन नोटों को बनाने में, जो नोट में आपने देखा है कि गुलाबी रंग की हल्के संतरे की जो इंक लगती है, जो स्याही लगती है, जो धागा है उसमें लगता है, जो कागज है, जिस कागज से बनता है, वो सारा का सारा जो सामान है वो विदेशों से आता था। यहाँ तक कि जो नोटों में सुरक्षा मानक होता है वो भी विदेशों का था। अब अगर मेरे घर से किसी दूसरे के घर में सामान बन के जा रहा है, तो मेरी मर्जी में उस सामान की जो क्वालिटी उसको कम कर दूं, या फिर उसके जैसे उसको जो सामान में दे उसकी अधिक मात्रा बनाऊं और उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दूं। तो एक जिसके अगर सामान जा रहा है उसे तो नहीं पता कि मैंने अपने घर में कितना सामान बनाया, तो मैं उसे अपने हिसाब से भी यूज कर सकती हूँ। सेम चीज था कि जो हमारे देश में मुद्रा है, उसका तो सारा उसको बनाने में जो जितना भी सामान लगता था, जो भी उसमें मटेरियल लगता था, सारा सामान विदेशों से आता था। तो विदेशी लोग क्या करते हैं कि हमारी मुद्रा का, जो हमारे देश की मुद्रा, बिल्कुल वैसी मुद्रा अपने देश में आराम से छाप लेते थे और उसका फिर वो अपने फायदे के लिए यूज किया करते थे। इससे क्या, वो मुद्रा तो हमारी थी, हमारे से मुद्रा छापी उन्होंने यूज, उसको क्या फायदा उनको, लेकिन हमारी तो सरकार घाटे में आ गई ना, हमारी जो अर्थव्यवस्था वो तो कमजोर हो गई। तो हमारी जो सरकार थी, उन्होंने क्या किया, मोदी जी ने नोटबंदी का, उनका एक उद्देश्य ये भी था कि जो हमारी मुद्रा है उसका जो छापने का पूरा प्रोसीजर है वो हमारा अपना हो, जो उसमें सुरक्षा मानक है, धागा है, स्याही है, जो भी, वो हमारे देश की अपनी हो, ताकि हमारे देश का जो मुद्रा, हमारे का जो पैसा दूसरे देश के लोग उसे ना छाप सके। और आने वाले 2 से 4-5 वर्षों के अंदर हम जो ऐसा कर सके कि हमारी जो मुद्रा वो हमारी अपनी हो, किसी और के हाथों में ना हो, किसी और को ये भी ना बताओ कि हम उसे कैसे बनाते हैं। ये हमारा जो पूरा का पूरा प्रोसीजर वो हमारे अपने देश का, अपने देश में होना चाहिए। नकली नोटों पर भारी जोर। काफी हद तक नकली नोट भारतीय बाजार में आ चुके थे। कई खुफिया एजेंसियां भारत में नकली नोट उतारने की तैयारी में थी। अचानक नोटबंदी की सूचना से उनके सभी नोट रद्दी हो गए। अब क्या हुआ, बहुत सी खुफिया एजेंसी होती जो कि बेईमानी के तरफ छुप छुप के नकली नोट बनाते थे, और उनका क्या था भाई, नकली नोट, ढेर सारे नोट बनाए और उसको धीरे धीरे करके भारतीय बाजार में उतार दिया, और बाजार से जो असली नोट है उसको निकाल के अपने पास रख लिया। तो लेकिन जैसे ही ये नोटबंदी की सूचना हुई रात के 8 बजे कि भाई कल, आज रात के 12 बजे के बाद जो नोट है उनको बंद कर दिया जाएगा, तो जो भी पुराने नोट जिन्होंने नकली नोट बना के रखे थे, ऐसी एजेंसियों को तो सदमा से लग गया, रही ये क्या होगा, हम इतनी मेहनत से इतने सारे नोट बनाए थे, अब ये नोट सारे बर्बाद हो गए, किसी काम के नहीं है, तो रद्दी हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फायदा था नोटबंदी का। देश के विकास के लिए समुचित धन का इंतजाम। देश की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में पैसा आने पर सरकार को बड़ी योजनाओं के लिए धन जुटाने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ रहा था। देश के विकास के समुचित धन स्वयं सामने आ रहा था। अब क्या हुआ कि भाई नोटबंदी हो गई, लोगों ने पैसा जो बैंक में जमा करवाना शुरू कर दिया। ऐसे तो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा नहीं है ना, पैसों की बड़ी दिक्कत चल रही, पैसा नहीं है। लेकिन जैसे ही नोटबंदी हुई, भगवान जाने कहाँ से लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि सारे लोग चले गए बैंक में जमा करवाने के लिए। जो इंसान ये कहता था मेरे पास 100 रुपये भी नहीं है, वो भी आज हजारों लाखों रुपए जमा करवा रहा है ना, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए बैंक में जाके जमा करवा रहा था। तो लोगों ने क्या था, लोग, फितरत होती व्यक्ति की कि हर इंसान अपने भविष्य के लिए कुछ रुपयों की जो बचत कर, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो चाहे वो अमीर व्यक्ति हो। तो जब बैंकों के पास सभी ने जाके पैसा जमा कर दिया, तो हमारी सरकार के पास, बैंक जो है, जो बैंकिंग सिस्टम था, उसमें बहुत सारा पैसा आ गया। इतना पैसा कि उससे वो हमारे देश की, हमारी जनता के लिए आराम से उसका विकास करने के लिए योजनाएं बना सकते थे। और इन योजनाओं के लिए जो पैसे खर्च होने थे, उन पैसों को, जो योजनाओं की, जो जनता की सुधार के जिन पैसों की जरूरत पड़ती है, वो पैसा उन्हें कहीं से जुगाड़ नहीं करना पड़ा, वो पैसा अपने बैंक में आकर जमा हो गया नोटबंदी होते ही।
फर्जी कंपनियों का बंद होना। नोटबंदी के कारण अनेक फर्जी कंपनियां बंद हो गई जो काले धन को सफेद करती। अब कुछ कंपनियां ऐसी भी होती जो कि बेईमानी का जो पैसा होता है, जो काला धन होता है, उसको मार्केट में बड़े ही एकदम होशियारी के साथ कुछ इस तरह से उतार देते हैं कि इसको पता भी नहीं चलता कि बेईमानी का पैसा है। तो ऐसी कंपनियां जो नोटबंदी होते ही बंद हो गई, क्योंकि भाई जब नोट ही नहीं चलेंगे तो किस कारण से, किस तरह से नकली नोटों को बाजार में उतारेंगे। डिजिटल लेन देन। नोटबंदी के बाद कागज के नोटों की जरूरत अर्थव्यवस्था में कम रह गई, क्योंकि सभी लोग डिजिटल मुद्रा का प्रयोग करने लगे। डिजिटल विनिमय अधिक होने के कारण शहरों में कैश की आवश्यकता कम हो गई। सरकार ने भी इसे प्रोत्साहन दिया। भविष्य में नोट छापने और उसके रखरखाव का खर्च काफी कम हो गया। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा और डिजिटल लेन देन सरकार की नजर में रहेगा। एक बड़ा ये तो फायदा ये हुआ कि डिजिटल लेन देन हो गया, यानी कि जो नोटों का लेन देन था वो बिल्कुल ही खत्म सा होने लगा। शहरों में तो बहुत हद तक जो है खत्म सा हो चुका है। लोग जो है डिजिटल यानी कि मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से अपना सारा लेन देन करते हैं। इसका एक फायदा ये भी हुआ कि जो नोट बनाने हैं, फिर उनको छापना है, उनका रखरखाव करना है, नोटों का कहीं से फट जाता है, बैंक में जमा होता है, फिर से नए नोट बनते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था नोट छापने वाला, उनको संभाल कर रखने वाला भी, इसका और इसके पीछे जो भी खर्च होता था वो खर्च भी बदल गया। और क्या हुआ कि लोग जो लेन देन कर रहे हैं अब तो डिजिटल हो रहा है, तो हम किसी से छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। तो फिर हमारी जो सरकार है उसकी नज़र में हर सारा का सारा लेन देन रहता था कि कौन कब कहाँ और कितने पैसों का लेन देन कर रहा है। अब इसके बाद हमें लिखना होता है शैक्षिक महत्व कि आपने जो विषय आपने लिया, जो भी आपने अपने विषय को यहाँ पे दिखाया पीपीटी के माध्यम से, जो भी समझाया, तो उस विषय का शिक्षा के लिए क्या महत्व है, शैक्षिक महत्व आपको लिखना होता है। तो मेरे विषय का शैक्षिक महत्व है कि नोटबंदी विषय का शैक्षिक महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षित होने के कारण ही एक व्यक्ति नोट व नोटबंदी के महत्व को आसानी से व उसके वास्तविक रूप को समझ सकता है। नोटबंदी हमारे व हमारे देश के लिए कितनी आवश्यक है यह हमें शिक्षा ही बताती है। आपका जो भी विषय होगा तो शिक्षा के माध्यम, शिक्षा के आधार से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा उपाय, शिक्षा ही एक ऐसा विषय जो कि हमें हर चीज का ज्ञान देती है। चाहे हमारा विषय कोई भी हो, अगर हम शिक्षित नहीं है तो हमें अच्छे बुरे की समझ नहीं होगी, हमें पता ही नहीं चलता कि क्या सही है हमारे लिए, हमारे देश के लिए, या फिर क्या सही नहीं है। तो मेरी जो नोटबंदी है वो भी हमें शिक्षा ही बताती है कि नोटबंदी सही है या फिर गलत है, इसका क्या बेनिफिट्स है, हमें क्या फायदे हैं, हमें ये भी हमें शिक्षा ही बताती है। तो आपको भी यहाँ पर अपने विषय का जो शैक्षिक महत्व यानी कि शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के दृष्टिकोण से क्यों जरूरी है, क्या महत्व है उसका शिक्षा के दृष्टिकोण से, आपको यहाँ पर लिखना होता है। और अंत में उसका होता है निष्कर्ष। वास्तव में नोटबंदी हमारे देश की उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि इसके माध्यम से रुपयों की महत्वता और उसकी सुरक्षा सही मायनों में सामने आई। जिन व्यक्तियों ने धन को अपनी निजी संपत्ति समझकर काले धन के रूप में दबाकर रखा था, अब उनके लिए ऐसा करना असंभव हो गया। नोटबंदी करने के फलस्वरूप जनता का धन सही अर्थों में स्वयं निकलकर सामने आ गया और किसी कारणवश जो धन सामने नहीं आया वह भी रद्दी के समान हो गया। अंत में हम कह सकते हैं कि नोटबंदी एक ऐसा कदम है जो देश व देश की जनता के लिए उठाना अति आवश्यक था। निष्कर्ष में क्या लिखना होता है कि जो भी हमने विषय लिया है, हाँ, वो अंत में उसको जो फायदा क्या हुआ, क्या वो सही था या क्या गलत था। तो नोटबंदी का क्या है कि नोटबंदी जो है अगर सच में हम देखें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था जो कि हमारे देश के हित के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुआ। इससे क्या हुआ कि जो लोगों ने पैसे को अपनी पर्सनल संपत्ति समझ के, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझ के दबा के रखा हुआ था, वो सारा धन जो है उनको अब निकालना पड़ गया। और अगर उन्होंने अधिक अपने इज्जत को बचाने के लिए कि नहीं मैं कैसे निकालूं इतना सारा धन, गवर्नमेंट पूछे कहाँ से आया क्यों है, तो सारी कहानी को दबाने के लिए, अपनी इज्जत मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जिन लोगों ने अपना धन बाहर नहीं निकाला वो धन भी किसी काम का नहीं हुआ। वो भी धन क्या हुआ, बिल्कुल कूड़े के समान, रद्दी के समान हो। सब चाहे सर्दी में बैठ के आग जला लो या बच्चों को तो खिलौने बना के खेलने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि नोटबंदी जो हमारे देश की जनता के दोनों के ही विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आपको भी अपने विषय का जो भी निष्कर्ष होगा वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद होती संदर्भ ग्रंथ सूची कि आपने अपने विषय के अंदर ना, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें जो भी आपने महत्वपूर्ण जानकारियां बताई वो सारी जानकारियां आपने कहाँ से ली। तो मैंने जो अब आपको नोटबंदी के सारी जानकारी मुझे जो मिली वो मैंने ली है अमरउजाला.com से, bbc.com से, जागरण.com से, district.com से। तो अगर आप भी अपनी सारी जानकारी जो अपने प्रेजेंटेशन दे उसमें जो जानकारी है अगर आपने वो किसी .com से, तो वो आपको यहाँ लिखना होता है। अगर आपने किसी किताब से ली है तो आपको उस किताब का नाम, उस लेखक का नाम,
वो किताब कब छपी है वो आपका लिखना है, उस किताब का कौन सा संस्करण आपने पढ़ा है, जिस संस्करण से आपने सारी जानकारी ली वो आपको यहाँ लिखना है। और उस किताब का जो IBN नंबर होता है ना, वो नंबर भी आपको यहाँ पर लिखना होता है कि इस किताब का नंबर है। इससे ये होता है कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, अगर वो आपकी सारी जानकारियों को जानकारी को जो चेक करना चाहे कि भाई आपने जो जानकारी दी वो सही है या गलत है, तो यहाँ पे जो संदर्भ ग्रंथ सूची आपने दी हुई है वो इसके माध्यम से चेक कर सकता है कि दी गई जानकारी सही है या नहीं है। तो आपने जिस भी किताब से लिया, आपको उस किताब का नाम, उस किताब के लेखक का नाम, वो किताब कब छपी है, कौन सा संस्करण है, उसकी तारीख, उसका स्थान, सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना होता है। वो किताब, उस किताब के कौन से पेज नंबर के आपने जो जानकारी अगर किसी किताब से ली तो उस किताब के बारे में लिखा, और साथ साथ किताब के कौन से पेज नंबर से आपने उस जानकारी को लिखकर इसमें PPT में लोगों को बताने की, समझाने की कोशिश की। आपको उस पुस्तक का पेज नंबर भी यहाँ पर लिखना होता है। तो आपने जो भी जानकारी जहां से ली वो आपको सब कुछ यहाँ पर बताना होता है संदर्भ ग्रंथ सूची के अंदर। और अंत में होता है धन्यवाद, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन के बाद, है ना, आप अच्छे से जान गए कि जो प्रेजेंटेशन होता है वो किस तरह से होता है, और उस प्रेजेंटेशन के लिए हमें कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, हमें अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से बनाना होता है, उसमें हमें क्या क्या दिया जाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप जब भी को प्रेजेंटेशन देंगे या फिर अपनी को PPT बनाएंगे तो आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को, लिंक को शेयर कीजिए ना अपने फ्रेंड्स के, ताकि उनको भी इस वीडियो का जो फायदा मिल सके। और इसी तरह देखते रहिए आपका ज्ञान अभियान। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।